राइट। क्या पढ़ रहे हैं हमें? क्या पढ़े हैं लास्ट क्लास में? क्या पढ़े हैं हम लोग? विदेशी हड़प्पा सभ्यता में विदेशी व्यापार, यही पढ़े हैं, टॉपिक यही था हमारा। हम्म। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में उनका आर्थिक जीवन। तो क्या डिस्कस किए हम लोगों ने आर्थिक जीवन के बारे में? बताइए फटाफट। क्या डिस्कस किए हैं? आर्थिक जीवन का मतलब क्या? क्या है? कृषि। ठीक। हम्म। कृषि है, पशुपालन है, और व्या- व्यापार और वाणिज्य है, और शिल्प है, शिल्पकारी है, और निर्माण, ये सब बातें हैं इसकी है। ठीक। और और क्या डिस्कस किए हैं? बस यही था इनका। क्या था इनका? आर्थिक जीवन वाला प्रश्न हुआ। ठीक। राजनीतिक भी डिस्कस किया था मैंने पहले। तो अर्थव्यवस्था हो, चाहे उसकी राजनीति हो, चाहे उनकी जो है समाज या उनकी संस्कृति या उनका धर्म, ठीक है, इनके बारे में हम बहुत एग्जैक्टली नहीं कह सकते। ये बहुत एग्जैक्टली नहीं कह सकते मतलब क्या है, हम वास्तविक रूप में जो है हम यहां बातें स्थापित नहीं कर सकते कि इनका जो है सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, इनका जो है आर्थिक और राजनीतिक जीवन और उनका सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार था। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते। ये क्यों नहीं कह सकते? सबसे बड़ी समस्या इनके साथ में क्या है? हमें जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और वो भी केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। एक बड़ा रीजन ये है। ठीक है। दूसरी बात है इनमें से ये, इनकी लिपि तो प्राप्त हुआ है, मगर उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनके साथ साथ जो है हमें कोई ऐसे साहित्य इनके प्राप्त नहीं हुए हैं। राइट। तो एक बड़ा कारण है ये। ठीक है। और इसी वजह से जो है ये इतिहासकारों के बीच, विद्वानों के बीच अलग अलग तरीके से जो है ये विवाद का कारण भी बन जाता है। इनके विवाद के कारणों में जो है इनके उद्भव से लेकर के उत्थान और पतन तक की पूरी प्रक्रिया में भी विवाद, इनके राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था उसमें भी विवाद, इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का था उसमें भी विवाद, इसका जो है आर्थिक जीवन, इनकी धर्म और सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक विचार है, चिंतन किस प्रकार के थे, इसमें भी विवाद। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। और इन सब की वजह से जो है ये लगातार अलग अलग समय में जो है ये सुर्खियां बटोरती भी रहते हैं ये। राइट। क्योंकि इसको जो है देखने के जो है दृष्टिकोण जैसा रहेगा वैसा ही देखेंगे ये। यही मतलब है ना एक्चुअल में। वो तो विवाद में जो है इनको परिवर्तन कहां पर आएगा कि कुछ इतिहासकार या कुछ जो पुरातत्व शास्त्री है, कुछ विद्वान है, वो उनको अलग प्रकार से देखेंगे ये। क्योंकि पूरी विश्व के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है। पूरे विश्व के लिए। क्यों विश्व के लिए ये? क्यों? क्योंकि ये जो है उस प्राचीनतम सभ्यताओं में से जो है एक है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और इसी वजह से जो है ये पूरे विश्व स्तर पर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इस सिंधु का जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है ये। इसीलिए जो है विश्व के जो है बड़े विद्वान भी इसमें रुचि लेते हैं कि एग्जैक्टली जो है हड़प्पाई सभ्यता जो है किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक। भारत में पहली बार नगरीकरण हुआ था। ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण है इनका ये। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये अगर ऐसा देखा जाए तो ये पश्चिमी सभ्यता के जस्ट एक कह सकते हैं कॉन्ट्रोडक्टरी भी है हमारे लिए। क्या है? कॉन्ट्रोडक्टरी भी है। ठीक है। इसके जो है इस प्राचीनता को स्थापित हो जाने से पश्चिमी जो औपनिवेशिक शासन की अवस्था में जब उस समय अगर देखें तो उस समय वो थोड़ा सा उसमें वो स्पष्ट नहीं कह पाए। पहले जो भारत को कहते थे सफेदों का देश या फिर इस तरह मदारियों का देश, मगर तब जब ये हड़प्पा के उत्खनन हुआ और औपचारिक रूप से 1924 में जब घोषणा किया गया, वो क्या है, अपने आप में क्या है, बहुत ही क्रांतिकारी विचार बनाई है। ठीक। ये पूरे विश्व को, भारत को जो है देखने का नजरिया पूरे विश्व के लिए क्या है, बदल गया। ठीक है। ऐसे ही जो है और जो इसमें अभी जो नए जो उत्खनन हो रहे हैं उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये अगर मान लो जो है अगर वो सिद्ध हो जाता है, अगर वहां अगर सिद्ध हो जाता है तो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी जो है पहल माना जाएगा। पहल का मतलब ये कि उसको नई उत्खनन, जैसे कि मैं इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा उसको, बस एक कभी इस प्रकार से अगर परिस्थितियां बनी और क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक। जैसे
ये हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। कहां पर? इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक, मांदा से लेकर के जो है दक्षिण में कहां पर है? दाइमाबाद है। पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में जो है सुत का गंडोल है। ये 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, उत्तर में जो है उधर बलूचिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, अब इसका भारत में जम्मू कश्मीर और पंजाब और यूपी, हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र, यहां तक उनका विस्तार है ये। राइट, मगर इनके साथ साथ जिससे जो है 1924 में जो है पहले स्थल खुदाई हुआ और औपचारिक घोषणा किया गया 2021 की प्रक्रिया में, 20 के दशक में यही हुआ ना ये। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे जो है और भी इसमें कई अलग अलग स्थलों की जो है खुदाई होती चली गई, और भी अलग अलग स्थलों की खुदाई होती चली गई। और अलग अलग स्थलों में जो है जैसे उसमें से पहला स्थल जैसे कौन सा है? हड़प्पा, दूसरा फिर मोहनजोदड़ो, फिर आगे जो है जैसे कि इसमें जो है कालीबंग खुदाई होना, थोड़ा बाद में लोथल की खुदाई होना। ठीक है, कुंटडीजी है, पादरी है, धौलावीरा है, ठीक है, लंगनाज है, राखी गढ़ी है। ठीक है, और भी कई स्थल दक्षिण में, जैसे दाइमाबाद बाद में खुदाई हुआ। तो एग्जैक्टली ये हो रहा है एक्चुअल में अभी तक जो है ये उत्खनन में जो है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत सारे नए नए स्थलों की जो है खुदाई किया गया, तो उसमें कुछ नए नए साक्ष्य भी आ रहे हैं, कुछ नए नए स्थल भी। तो उनमें अभी हाल ही में जो है एक इतिहासकार, बड़ा जाना माना इतिहासकार है भारत में, उनका जो अनुमान है। ठीक है, तो अभी तक हम जो समझ रहे हैं कि सिंधु और उनकी जो सहायक नदी है, और साथ में अब इस तरफ जो घग्गर और हकरा नदी वाले जो क्षेत्र है, उसमें ही सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। राइट, उत्तर में मानदस लेकर कहां तक? दक्षिण में दाइमाबाद तक। मगर अभी जो है हाल ही में जो है जैसे कुछ और इतिहासकार है, बालाकृष्णन एक बड़ा नाम है उसमें ये। ठीक है, उन्होंने जो है कुछ ऐसे जो है सभ्यता का जो है खोज किया है इस वेंगई नदी के किनारे। यहाँ पर कौन सी नदी है? दक्षिण में वेंगई नदी। वेंगई नदी समझ रहे हैं, जानते हैं? वेंगई। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो उस तरफ क्या है? कृष्ण, गोदावरी है। यहाँ पर क्या है? गोदावरी, फिर यहाँ पर कृष्णा, फिर उसके बाद में कावेरी, और उसके और नीचे जाएंगे तो क्या है? वेंगई। ठीक है, वेंगई। तो वहां जो है ऐसे कुछ कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं जिनकी विशेषताएं लगभग जो है उसी प्रकार की है जैसे कि जो है हड़प्पा का, उनसे समानता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जो कह रहा समझा रहा है ये। यदि वहां सिद्ध हो गया, यदि यह बातें अगर सिद्ध हो गया, तो यहां स्थापित हो जाएगा कि जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है, ये पश्चिमी घाट और इस तरफ क्या है? पूर्वी घाट, तो जानते हैं ऑलरेडी ये। तो यहां से जो है इनका विस्तार, यहां से ऐसे कुछ कुछ स्थलों का विस्तार, यहां से इस विस्तार जो है कहां तक? दक्षिण भारत तक भी हो रहा होगा। दक्षिण में जो है, जो हम इस तरफ महापाषाणिक वाला जो फेज उसके पहले अगर देखें तो उस समय यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, मगर अभी ये सिर्फ क्या है? एक परिकल्पना में है। मगर हमें जो है इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अगर कभी प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा गया तो उनको हम कुछ तो दिमाग में रहे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, मैं जो एग्जैक्टली कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा हूं मैं? कि ये जो हमारा क्षेत्र है, मगर जो नए अनुसंधान जो हो रहे हैं, नए उत्खनन जो हो रहे हैं, उनमें उस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ये विस्तार में जो है कुछ बातें इस प्रकार से भी आ रहा है कि इनका विस्तार दक्षिण की तरफ भी रहा होगा, और उसी में जो है एक समानता के स्थल जिनको बताने का प्रयास किया है, कहां पर? वेंगई नदी के किनारे तक। और ये बातें अगर जुड़ जाती है, मीन्स उत्तर पश्चिमी से वहां से लेकर के यहां तक, तो उस समय जो है ये अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी होगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में जो है किसी भी सभ्यता का विस्तार इस प्राचीन काल में, विश्व स्तर में ऐसा एक भी नहीं था। समझ में आ रहा है ये? ठीक, अब आज जो हमें समझना है एक्चुअल में, इसमें तो बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप या उनकी प्रकृति। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहां क्या था? हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं एक जो बताया था हमारे ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की उनकी विशेषताएं, तो विशेषताएं और उनकी प्रकृति या उनका स्वरूप। ठीक है, इसके पहले जो डिस्कस किया था मैंने, उसमें विशेषताएं बताया था ये, उनकी विशेषताएं बताया था मैंने ये। ठीक है, मैं इसको दो चीज डिफरेंस करने जा रहा हूं मैं। और पहले डिफरेंसेस तो पहले वही है कि हम किसी भी जो है जो
सभ्यता का या फिर संस्कृति का या फिर किसी भी बारे में ये उनकी विशेषताएं की बात करते हैं तो वो क्या होता है, और उसमें उनका हम स्वरूप जो बात कर रहे होते हैं, उनकी प्रकृति जब बात कर रहे होते हैं, वो क्या होता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है, ये मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप? ये मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं कि जैसे जो है हम भारत के संविधान की हम प्रकृति की बात करते हैं और भारत के संविधान की विशेषताएं, तो क्या दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बातें हैं? भारत की स्वरूप, भारत के संविधान की स्वरूप या उनकी प्रकृति, इसकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक, तो लिख के बता रहा हूं मैं ये। मैं जो आप पढ़े हैं ज्यादा आसानी से समझ सकता हूं, इसलिए उसका एग्जाम्पल वहां से दे रहा हूं मैं ये। ठीक है, भारत का संविधान है ये, भारत का संविधान। अब संविधान की जो है एक तरफ में प्रकृति या उनके स्वरूप, नेचर, और इस तरफ उनकी विशेषताएं, इनका बेसिक फीचर। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? फिर दोनों जो है एक ही बात है कि अलग अलग बातें हैं ये? अलग अलग बातें हैं ये। समझ में आ रहा है ये? तो सेम बातें जो कह रहा हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता, खैर उसको हड़प्पा सभ्यता कहेंगे एग्जैक्टली हम। हड़प्पा सभ्यता की स्वरूप या उनकी प्रकृति किस प्रकार का था और उनकी विशेषताएं किस प्रकार का था? विशेषताएं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, विशेषताएं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। किस प्रकार की विशेषताएं हैं? एक ऐसी है ये नगरी सभ्यता है ये, एक क्या है देशी सभ्यता है ये। नगर, सुनियोजित नगर की इनकी व्यवस्था है, सुनियोजित नगर नगर नियोजन है ये। विशाल आकार है इनका ये। ठीक है, विशाल सार्वजनिक भवन और भवनों के अलग अलग विन्यास है। जल निकास की अपनी एक उत्तम व्यवस्था है ये। विकसित व्यापार केंद्र है ये। ठीक, लिपि का प्रयोग और लेखन का जानते हैं ये। सांस्कृतिक विविधता के साथ एक रूपता के तत्व है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन जो है अपने आप में अद्वितीय है, जो में साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर। ये विज्ञान और कला, स्थापत्य और शिल्प का बहुत एक उच्चतम स्तर तक इनका विकास है। ये सब उनकी क्या है, विशेषताएं है ये। यही बातें है ना एग्जैक्टली ये। ठीक है, तो लगभग इसी प्रकार की जो बातें जो है इसी प्रकार। ठीक है, मगर फिर भी जो है यहाँ परिवर्तन आएगा। ठीक है, हम जैसे कब जैसे भारत के संविधान की विशेषताओं की, इसको मैं थोड़ा सा डिराइव कर देता हूँ, फिर समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो भारत के संविधान की जो है अगर प्रकृति की बात करेंगे ये, तो कैसा प्रकृति है भारत का? भारत की प्रकृति किस प्रकार की है? पहला, राइट, ऐसे भी कह सकते हैं हम ये। ठीक है, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले इसको लेते हैं हम, लोकतांत्रिक प्रकृति है। प्रकृति कैसा है इनकी? ये लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। स्वरूप में कैसा है ये? लोकतांत्रिक गणराज्य, तो एक लोकतांत्रिक है ये। ठीक, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक, साथ में स्वरूप में कैसा है वो? समाजवादी है। और क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये एग्जैक्टली क्या है, ये भारत के संविधान की प्रकृति, नेचर है उनका ये। ठीक, अब विशेष बातें बताना है अगर भारत के संविधान का, तब क्या कहेंगे? विश्व का सबसे विस्तृत और लंबा संविधान। अंतर समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो सेम बातें जो है मैं आइडेंटिफाई कर लेना इस तरफ, हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति, उनकी प्रकृति या उनका स्वरूप। कभी प्रश्न पूछेंगे इस पर, तो ये बहुत बड़े प्रश्न पूछ सकते हैं इनसे। बड़े प्रश्न का मतलब जो है लगभग ये कैसे 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है इनमें से। ये संभावना बहुत अधिक है कि प्रश्न अगर यहां से बने तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। और 15 नंबर क्वेश्चन मतलब कितना? 250 वर्ड, यही ना? 175 वर्ड है ये, 175 वर्ड इनमें से ये। तो अब इसको हमें समझना है उनका स्वरूप किस प्रकार का था। ठीक है, तो स्वरूप किस प्रकार का? पहला स्वरूप इनका ये। ठीक है, मतलब ऐसा कभी कोई प्रतीत होगा कि हम उनकी विशेषताओं का ही डिस्कस कर रहे हैं, मगर एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। बस फर्क बताने के अप्रोच से फर्क आएगा आपका ये, बताने के अप्रोच में क्या है, फर्क आ जाएगा ये। हाँ, ठीक है,
तो अब इसमें क्या है, उनकी स्वरूप। तो स्वरूप किस प्रकार का है हड़प्पा सभ्यता का, कैसा सभ्यता है ये, एक नगरी स्वरूप है इसका। पहली बात तो यही है, समझ में आ रहा है जो डिफरेंस ले रहा हूं मैं ये। इसकी अगर तुलना अगर मान लो हम जो है इसके पहले के जो है नवपाषाणिक जो संस्कृति था उनकी अगर बात करें, या फिर इसके बाद अगर हम उनको वैदिक सभ्यता से अगर तुलना करें, इनकी बात कर रहा हूं मैं, वैदिक सभ्यता से अगर तुलना करें तो वैदिक सभ्यता जो है कैसे, एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि जो हड़प्पाई सभ्यता है ये क्या है, नगरी सभ्यता है। तो ये सबसे पहला स्वरूप क्या है इनका, नगरीय स्वरूप। पहला क्या है इनका, नगरीय स्वरूप। इनका स्वरूप कैसा है, नगरीय है। अब थोड़ा सा नगरी के बारे में, इनके नगरीकरण के बारे में थोड़ा सा मीमांसा कर देंगे आप, ये मतलब हुआ ना, इस नगरीकरण के बारे में बता देना है कि इनका नगरी स्वरूप, ये नगरी इनका जो स्वरूप है इसमें नगरों का वो कैसा था, राइट। अब क्या बताएंगे इसमें, नगरी स्वरूप जो है किस प्रकार का है, इनका स्वरूप कैसा है, नगरी है, पहली बात तो ये। तो अब इनका जो नगरी स्वरूप है किस प्रकार का, कि इसमें जो नगरों की जो पहचान की गई है वो अपने आप में क्या है, विशाल है, ठीक है। उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा स्पीच कर देंगे, अब बताना शुरू कर देंगे नगरों के बारे में। नगरों के जो है निर्माण के लिए बहुत ही एक विस्तृत विकसित प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन किया गया है, ठीक। नगर जो है, कुछ नगरों के जो है उनकी अगर बनावट देखें तो कुछ उच्च दुर्ग वाले क्षेत्र में बना हुआ है और कुछ थोड़ा सा निचला शहर है इनके ये, ठीक। उसके बाद फिर जो है उसमें नगर में जो है भवनों का विन्यास और उसमें जो सार्वजनिक स्थल है, सड़कें और नालियां, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये। तो ये पूरी जो है उनकी नगरीय स्वरूप, नगर की जो बेसिक जो फीचर हुआ करते थे उन सबको यहां पर हमें बता देना है, जो हम क्लास में लगभग डिस्कस किए हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो नगरीय स्वरूप है इनका। और नगरों में जो है, नगर का एक तो आकार उनका विस्तार है, ये विस्तृत नगर है, ये बड़े नगर है ये। उनमें जो है जो दूर भवन बने हुए हैं, उनको जो रहस्य जो इलाका है, कुछ ऊंचे वाले क्षेत्र में बने हैं और कुछ थोड़ा सा निचले वाले क्षेत्र में बना है ये, ठीक। दुर्गकृत है और कुछ ज्यादातर दुर्गकृत नहीं है, मगर दुर्गकृत है और दुर्गकृत नहीं है। तो दुर्गकृत है उसमें भी क्या है, बीच में विभाजन है, समझ में आ रहा है ये। उनमें बस्ती का जो विन्यास है उसमें कैसा है, वो ग्रिड पद्धति के अनुसार है, ये आयताकार स्वरूप में है और कैसा है, वो ग्रिड पद्धति के अनुसार है ये। सड़कें जो है, मुख्य सड़क क्या है, 10 मीटर की चौड़ाई वाले हैं, जिनके समानांतर जो है नालियां, बड़े नाले चलते हैं, ठीक है। और ये जो है यहां जो है बस्ती की तरफ, मतलब भवन की तरफ, उस आयताकार क्षेत्र में जहां पर ग्रिड नुमा संरचना में जो है भवन का विन्यास है, वहां पर पहुंचकर किस में जुड़ जाते हैं, गलियों में, छोटी गलियों और छोटी नालियों से होते हुए कहां पर, भवन तक। ये स्थिति है ये, ठीक। तो इस प्रकार से इनका स्वरूप कैसा है, नगरी है। पहली बात तो यही हुआ इनका वो, ठीक। दूसरी बात है ये, अब नगरी स्वरूप के साथ साथ, नगरी स्वरूप के साथ साथ जो है इनके जो स्वरूप है वो कैसा है, कांस्य युगीन है। कैसा है, कांस्य युगीन है। मतलब ये जो सभ्यता है इनका स्वरूप कैसा है, धातु युग वाला है ये। और धातु में किसका, कांस्य युग का प्रवर्तक, कांस्य युग का जो है कांस्य युग को संदेश करता है ये, ठीक। मतलब पहली बात हमने क्या लिए इसमें, नगरी स्वरूप का है। और दूसरी बातें हम क्या कह रहे हैं, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। यहां एक क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता होने का मतलब यह हुआ कि इसके पहले जो सभ्यता या संस्कृति जो था वह कांस्य युगीन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ, यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ। तो कांस्य युगीन नहीं होने का मतलब यह हुआ कि इसके पहले जो सभ्यता है उनका स्वरूप कैसा है, या तो पाषाणिक है या फिर ताम्र पाषाणिक है, या फिर जो है बाद में जो आया कौन सा है, लौह युग वाला है। मगर कम से कम जो है ये जो सभ्यता है, सिंध जिनको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो कैसा है, कांस्य युगीन है ये। कांसे का जो है प्रयोग ये ठीक प्रकार से जानते हैं। कांसा
तांबे और टीन को मिलाकर के जो है उसने एक नई मिश्र धातु, मतलब ये धातु कर्मा जानते हैं, ये धातु कर्मा जानते हैं, ये धातु को जो है किस प्रकार से शुद्धिकरण किया जाता है, उस धातु जो है कैसे जो है अलग अलग उपकरण और औजार और घरेलू उपयोग की वस्तुएं और आभूषण बनाए जा सकते हैं, ये उनके बारे में जानते हैं। और सफाई के धातु कर्म को जानना मतलब क्या है, ये विज्ञान के बारे में है, ये विज्ञान है ना ये। और कौन सा, रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं हम, ये मतलब हुआ ना। ठीक, इस प्रकार से क्या है, इनका स्वरूप, एक स्वरूप कैसा इनका ये है, इनका एक स्वरूप कैसा है, कांस्य योगीन है, ये कैसा है, कांस्य योगीन है। तो स्वाभाविक है इनमें ये कांसे से जो है कई प्रकार के जो है अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये है ये तकनीकी विकास के स्तर में एक अच्छा खासा स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसके पहले जो है उपकरण जो बनाए जाते थे किससे बनते थे, तांबे से बनते थे, जबकि अब जो उपकरण जो बनाए जाएंगे किससे बनेंगे, कांसे से बनेंगे। इस प्रकार से कहेंगे तो ये सभ्यता किस प्रकार का है, कांस्य युगीन सभ्यता है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक, तीसरी बात है ये, तीसरी बात है इनमें से ये, इनका जो स्वरूप है ये, इसमें जो है इनका स्वरूप में क्या है, एक विकसित नगर निर्माण की योजना है। इनके स्वरूप में किस प्रकार का, विकसित नगर निर्माण की इनकी योजना है, विकसित नगर निर्माण की योजना। देखो एक पहले हम इस तरफ ले रखे हैं नगरीय स्वरूप, और यहां पर फिर से हम क्या ले रहे हैं, विकसित नगर निर्माण की योजना। दोनों जो है एक नहीं है, दोनों अलग है। ये पहली बातें मैंने इसमें किसकी बात किया है, जो नगरीय स्वरूप है इनका ये, तो ये पूरी सभ्यता कैसा है, नगरीय है। तो हम सभ्यता के स्तर में जो है तुलना कर रहे हैं, सभ्यता के स्तर में तुलना कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना ये। क्योंकि इसके पहले जो है कोई भी सभ्यता जो है नगरी नहीं हुआ करता था, और नगरी सभ्यता होने का मतलब ये है नगरों का उद्भव, परिपक्व स्तर तक उनकी पहुंच, उनकी उत्थान, राइट। ये जो है इस सभ्यता का एक खासियत है कि लोगों, इनका स्वरूप कैसा है, नगरी। मगर उसके बाद फिर अब दूसरा फिर पॉइंट में क्या ले रहा हूं मैं, विकसित नगर निर्माण की योजना। ठीक, तो स्वाभाविक है इसमें जितनी भी जो नगर बनाए जाएंगे ये, ठीक है, वो जितने जितने भी नगर बनाए जाएंगे वो नगर का जो स्वरूप होगा बहुत ही विकसित होगा, उस नगर का जो स्वरूप होगा बहुत ही विकसित होगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। जैसे जो है अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा अगर स्मार्ट सिटी मिशन उसमें लॉन्च किया गया है, मालूम होगा ये, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है जितनी भी जो सिटी को स्मार्ट बनाया जाएगा ये, ठीक है, जितनी भी सिटी को जो स्मार्ट बनाया जाएगा उसमें लगभग एक ही स्टैंडर्ड के जो है जो मेजरमेंट है उनको पालन किया जाएगा, ये एक ही स्टैंडर्ड को पालन किया जाएगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो स्वाभाविक है, तो उसमें जो एक ही स्टैंडर्ड, या फिर जैसे कि अगर ये कहा जाए एक गति शक्ति मास्टर प्लान है भारत सरकार का, एक बड़ा मैक्रो प्रोजेक्ट है ये, नाम सुनी भी होंगे इसका, गति शक्ति मास्टर प्लान। तो गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत जो है काम करने का जो 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 उनका जो है जो वर्किंग स्टाइल है, उसमें जो वर्किंग स्टाइल है उनका अपने स्टैंडर्ड है, और उसी स्टैंडर्ड के अनुरूप वहां जो है कार्य किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। वैसी जो है भारत सरकार की जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे जो है अलग अलग स्कीम्स थे, बहुत सारा अलग अलग स्कीम्स थे, उनके अलग अलग जो है उसके कार्यशैली और उनके मापदंड स्थापित हुआ करते थे। कई अलग अलग स्कीम भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। मगर भारत सरकार के द्वारा अब उसको जो है एक साथ जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित जितने भी स्कीम थे उनको एक साथ जो है मर्ज करते उन्होंने एक नई स्कीम विज्ञान धारा, विज्ञान धारा। तो एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ, हमने अब एक स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं, हमने क्या है अब एक स्टैंडर्ड तय कर दिए, तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हुआ वहां पर अब उसमें अनुपालन किया जाएगा। तो मैं एक मानक की बात कर रहा हूं, मैं एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। जैसे कि जो है
जैसे कि जो है हम किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, जैसे इंडिया में जो बनी हुई जो प्रोडक्ट है उनका हमें ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, मेक इन इंडिया, और उसमें क्या है वो टाइगर। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये? तो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। आईएएस आई जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, एक मानक को दर्शा रहा होता है ये। वो क्या है, एक मानक को दर्शा रहा है ये। एक मार्क का जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में प्रयोग करते हैं, हॉल मार्क का जो है जो गोल्डन उसमें प्रयोग करते हैं जेम्स ज्वेलरी में। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड को एक स्टैंडर्ड को जो है प्रयोग दर्शा रहा होता है। तो सेम बातें कह रहा हूं मैं, इसमें जो नगर जो है, ये जो नगर जो है इनकी निर्माण की जो योजना है कैसा है, बिल्कुल विकसित है। स्वरूप कैसा है, विकसित है, बिल्कुल डेवलप्ड है ये। मतलब एक अपने आप में उत्कृष्टता का स्तर है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो स्वाभाविक है अब ये विकसित जो नगर निर्माण की इनकी जो योजना है, ठीक है, उसमें कम से कम जो है इस प्रकार की जो है विशेषताएं हैं, इस प्रकार की इनकी खासियत है जो समकालीन जो है मेसोपोटामिया और जो मिस्र की सभ्यता में भी नहीं दिखते हैं। कई मामलों में उससे ये आगे है, कई मामलों में उससे आगे है। कई मामलों में आगे मतलब ये है कि आम लोगों को जो है सुझाव देने की स्तर में जो है वह तत्कालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो मिस्र की सभ्यता है उससे कई गुना आगे है। इस प्रकार की जो है सुविधाएं आम लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए, आम जनों के लिए जिस प्रकार की सुविधाएं मेसोपोटामिया की जिस प्रकार सुविधाएं हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था, ऐसा जो है ना तो मिस्र की सभ्यता में और ना ही इस तरफ मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ करते थे। ठीक, नगर जो है इनके, नगर जो कैसे इनके, नगरों में जो है कई खासियत है इनके। ये कई खासियत के मतलब एक तो बताया था मैंने जो है ये दुर्ग, कुछ उचले ऊंचे क्षेत्र में बने हुए दुर्ग जहां पर कुछ बड़े बड़े भवन है ये रिहासी, मतलब उसमें कह सकते हैं कि जो राजप्रसाद राजा या फिर जो प्रमुख कुलीन वर्ग जो शासक वर्ग रहा होगा वहां रहते हैं, उनके भवन थोड़ा सा क्या है बड़े बने हैं, अलग अलग मंजिला वाले, एक से अधिक मंजिला वाला बने हुए हैं ये। मगर दूसरा जो निचला जो दुर्ग क्षेत्र में जो रिहासी इलाका है वहां भी भवनों का विन्यास जो है बहुत ही सुगठित है। भवनों का विन्यास कैसा है, बहुत ही सुगठित है, सुव्यवस्थित है ये। ठीक है, आयताकार स्वरूप में है, जिनमें बस्तियां, जिनमें जो है भवन कैसे बने हैं, वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बने हैं ये। समझ में आ रहा है ये? अब उसमें बहुत सी विशेषताएं जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है उन सबको यहाँ पर पुट कर देना है, किनके बारे में, उस भवनों के डिटेल्स में ये। ठीक है, मजबूत नींव के साथ बनाया गया है उनको। ठीक है, कालीबंगा जैसे कुछ जो छोटे जो स्थल है उसमें बस कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया है, बाकी जगहों पर सबके सब क्या है, बड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, इनके साथ साथ जो है इसमें अब उसमें बहुत सी बातें और जितनी बातें हैं, नालियां हैं और ये सब चीज, सबकी विशेषताएं बता दीजिए। सफाई स्वच्छता के लिए बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। जल निकास की जो व्यवस्था है ये अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा व्यवस्था जो है तत्कालीन जो है हड़प्पाई तत्कालीन जो है मेसोपोटामियाई और इस तरफ जो है मिस्र की सभ्यता किसी में ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है जो ये? तो इस प्रकार से इनका स्वरूप कैसा है, विकसित नगर निर्माण की योजना है ये। इन बातें हुआ, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं मैं ये, और एग्जैक्टली यही मोटी बातें ही बता देना है आपको वो, क्योंकि मोटी बातें जो है समझ में नहीं आती है, मोटी बातें समझ में नहीं आती है और थोड़ा सा छोटी बातें समझ में नहीं आती है, यही होता है ना एक्चुअल में ये। अब भारत की विशेषता क्या है, तो कोई जो है लोकतंत्र की विशेषता है ये कोई दिमाग में नहीं आएगा, मगर सबसे बड़ी विशेषता भारत के संविधान का क्या है, लोकतंत्र है। यही है ना ये। अब कोई बड़ा संघर्ष हो रहा है कहीं पर जो है, तो वहां पर जो है उसके समाधान के लिए जो है क्या तरीका हो सकता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बातचीत। मगर इसको लोग हल्के में ले लेंगे अब ये, यही हो रहा है ना ये। ठीक है, इसीलिए जो है भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, ठीक है, वो कहा कभी इधर रूस के राष्ट्रपति की तरफ जाके गले मिल रहे हैं, तो कभी उधर यूक्रेन, क्या नाम है उनके, यूक्रेन जेलेंस्की, उनके जाके गले मिल रहे हैं कि भाई अब थोड़ा सा संभल जाओ, युद्ध का समय नहीं है, वो युग बीत चुका है, अब ये जो है ऐसे युद्ध का समय नहीं है। तो इस प्रकार से ये ठीक। तो वैसे में जो मोटी बातों को समझना है एग्जैक्टली हमें ये, तो बड़ी बातों को पर से ध्यान में रखना है, कॉमन चीजों को। तो मैंने क्या बताया, किस
हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप या उनकी प्रकृति कैसा है? पहला नंबर 1 कैसा है? नगरी स्वरूप है ये। ठीक, उसके बाद फिर क्या बताया मैंने? कांस्य युगीन सभ्यता है। सभ्यता कैसा है? कांस्य युगीन है ये। तीसरी बात मैंने क्या बताया? विकसित नगर निर्माण की इनकी योजना है यह। विकसित नगर निर्माण की इनकी योजना है। ठीक है, चौथा नंबर ये। ठीक, ये विविधता के साथ साथ एक रूपता के इनकी विशेषताएं हैं। इसमें विविधता के साथ साथ एक रूपता है, सांस्कृतिक विविधता इसको ऐसा कहा जाए। सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ एक रूपता के तत्व है, एक रूपता के तत्व है। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट है इसमें। ठीक है, हाँ, बेसिक एलिमेंट है इसमें किसके? जो कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ, एक कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ में उसमें यूनिफॉर्मिटी है। तो यूनिफॉर्मिटी विथ कल्चरल डाइवर्सिटी। जिस प्रकार से वर्तमान में भारत में सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ एक रूपता के तत्व है, यही है ना भारत की विरासत और संस्कृति का सबसे मूल विशेषता। बेसिक बेसिक कैरेक्टर कह सकते हैं उनका। भारत का जो चरित्र है कैसा है? विविधता में एकता। ये उनकी एक बहुत मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, ये बेसिक कैरेक्टर है किसका? भारत का। तो वैसे ही जो है इस हड़प्पा सभ्यता का जो बेसिक उनका जो नेचर है, जो स्वरूप है, उनकी जो प्रकृति है, कैसा है? विविधताओं के साथ साथ। और किस प्रकार की विविधता की बात कर रहा हूं मैं? सांस्कृतिक विविधता, जो कल्चरल जो है, जो डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी के मतलब किस प्रकार की बात कर रहा हूं मैं? जो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 12,99,000 का जो वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र में जो है कई अलग अलग संस्कृति, इस बड़े क्षेत्र में कई अलग अलग संस्कृति का जो है निवास है। हड़प्पा सभ्यता जो है अपने आप में कई छोटी और बड़ी संस्कृति को साथ में लिए हुए है, राइट? क्योंकि संस्कृति के मतलब क्या हुआ? लोगों की जीवन जीने की पद्धति। लोगों की जीवन देने की पद्धति जो है या एक समुदाय का जो है उस जीवन के अनुसार जो देने की पद्धति है, उनका बस क्षेत्र विस्तार हो जाता है। उसमें लेखन और लिपि और नगरी कुछ तत्व जब जुड़ जाते हैं और एक स्टैंडर्ड, एक मानक जब स्थापित हो जाता है, तभी उसको कहते हैं, तभी उनको कहते हैं एक सभ्यता, तभी उनको कहते हैं एक सभ्यता। तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इस हड़प्पा सभ्यता में, तो जो है इस हड़प्पा सभ्यता में, इस हड़प्पा सभ्यता में जो है इतने बड़े जो क्षेत्र है, इस हड़प्पा सभ्यता में जो है कई छोटी और बड़ी संस्कृति का समागम है इसमें। जैसे एक जो है, जो इस तरफ कालीबंगा के पास एक जो है कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा मतलब मैं घग्गर, कालीबंगा मतलब मैं घग्गर और हकरा नदी के किनारे की बात कर रहा हूं मैं। ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, कालीबंगा वाले क्षेत्र में। ये तो यहां पर कौन सा? घग्गर और हकरा नदी। ठीक है, यहां पर जो है एक छोटी जो संस्कृति हुआ करता था, जिनको कहते थे सोथी संस्कृति। क्या कहते थे? सोथी संस्कृति। कई इतिहासकारों का मानना है, उनका अनुमान है कि सोथी संस्कृति जो है वो बेसिक कल्चर है, ये मौलिक कल्चर है जिसका एक्सपेंशन हुआ है। सोथी संस्कृति जो है वो कालीबंगा वाले क्षेत्र उनके आसपास क्षेत्र में जो थे, उसी सोथी संस्कृति का जो है एक्सपेंशन हुआ, उनका विस्तार और विकास हुआ। उसने जो है उसने, अब सोथी संस्कृति किस प्रकार संस्कृति है? नवपाषाणिक संस्कृति है। कैसा है? नवपाषाणिक संस्कृति है। उस सोथी संस्कृति जो कालीबंगा और आसपास के क्षेत्र में जिनका विस्तार था, ठीक है, वहीं से जो है धीरे धीरे जो है एक नगर के रूप, एक नगरी सभ्यता का विकास हुआ।
वहां से जो है एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। तो स्वाभाविक ही इनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। इनकी चौथी संस्कृति की बात करो, जिनमें से एक जो स्थल जो प्रतिनिधित्व करता कौन है, वो कालीबंग। वैसे ही जो है और आगे दूसरे स्थल में ले रहा हूं इस तरफ, कुल्ली नाला संस्कृति। यहां पर जो इस तरफ कुल्ली नाला, इस तरफ जो जगह हुआ करता था कुल्ली नाला संस्कृति। ठीक है, तो यहां पर एक और संस्कृति हुआ करता था कुल्ली नाला, कुल्ली नाला संस्कृति। तो इनकी भी अपनी जीवन की एक शैली हुआ करता था। ये भी जो है आगे चल करके जो है हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में समाहित हो गई। तो इनकी भी अपनी एक सांस्कृतिक जीवन, उनका इनका भी अपना सांस्कृतिक जीवन। ऐसी जो है एक और जो है जो महत्वपूर्ण संस्कृति हुआ करता था, आमरी नाला संस्कृति। एक और सी, और कौन सा ये आमरी, लोकेशन पर नहीं जाएंगे, मुख्यतः हम उसको बस समझने के प्रयास कर रहे हैं। एक कौन सा है, आमरी नाला संस्कृति, आमरी नाला संस्कृति। ठीक, तो ये आमरी नाला संस्कृति भी है, उनकी अपनी जीवन की पद्धति है लोगों की ये। वैसी जो है एक और जो है संस्कृति हुआ करता था, कोटडीजी संस्कृति। एक और संस्कृति कौन सा है, कोटडीजी, कोटडीजी संस्कृति। ठीक है, ये सब क्या है, नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, ऐसी ही जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी संस्कृति, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी संस्कृति ऐसी जो है इस तरफ दक्षिण में यहां पर दाइमाबाद के तरफ में, दक्षिण में यहां पर जो है कौन सा, सावल्दा संस्कृति। कौन सा है, सावल्दा संस्कृति है। तो एग्जैक्टली यहां कहा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें ऐसी कई छोटी छोटी संस्कृतियों का एक साथ में समेकन है। ये कई छोटी छोटी संस्कृतियों का समेकन है ये। ठीक, मगर मैं जो कह रहा हूं जब स्वाभाविक है, जब एक संस्कृति सावल्दा संस्कृति, यहां पर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र उनका अपने का अलग क्षेत्र है, वैसी जो है इस तरफ चौथी संस्कृति कालीबंग और आसपास उनका अपना एक अलग क्षेत्र है, उसमें जीवन की अपनी पद्धति है। वैसी जो है कुल्ली नाला क्षेत्र है, वहां पर अपनी जीवन की पद्धति है। वैसी जो है अमरी नाला क्षेत्र है, वहां पर जीवन की अलग पद्धति है। वैसी कोटडीजी क्षेत्र में भी जीवन की अपनी अलग अलग पद्धति है, सबकी अपनी अलग अलग खासियत है ये। ठीक है, मगर जब ये संस्कृति जो है आपस में जब इनका समेकन होना शुरू हुआ, तो एक संस्कृति से संबंध दूसरे का एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के साथ संबंध बनना शुरू हुआ। तो संबंध कैसे बनेगा उनका, कुछ लेन देन की प्रक्रिया शुरुआत हुआ, आना जाना हुआ। तो स्वाभाविक है एक संस्कृति के लोग जो है दूसरे संस्कृति के लोगों से क्या है, बातचीत करेंगे, तो कुछ कॉमन उनकी लैंग्वेज डेवलप होगा। ठीक है, तब जब एक संस्कृति के लोगों का पहनावा देखेंगे, रहन सहन देखेंगे, कुछ खान पान और कुछ तरीके देखेंगे, तो वैसे ही जो है वो भी कुछ बातों को पिकअप करेंगे वहां से, और पहली संस्कृति भी दूसरी संस्कृति से कुछ बातों को पिकअप करेंगे। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो एक तरह से क्या होगा, कल्चरल इंटरेक्शन होगा ये आपस में, यही होगा ना बेसिकली ये। तो सांस्कृतिक जो तत्व है उनका आपस में एक क्या बोला, सांस्कृतिक तत्वों का जो है आपस में आदान प्रदान होगा, यही हुआ ना। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अब उस सभी संस्कृति में जो छोटी छोटी संस्कृति हुआ करता था, उनमें कुछ कॉमन तत्व जो होंगे वो सब में पाए जाएंगे, सब में जो है कुछ कॉमन तत्व पाए जाएंगे। ये तो कुछ तो विशेष होगा, मगर उसके बावजूद भी क्या है, उसमें कुछ एक कॉमन तत्व होंगे। जैसे बस्तर क्षेत्र में जो है कई अलग अलग बोलियां है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर क्षेत्र में भतरी है, कोई है, हल्बी है, माड़ी है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ऐसे और भी कई है। मगर उस पूरे बस्तर क्षेत्र में जो है जो कोई भाषा बोलने वाले और इस तरफ माड़ी भाषा बोलने वाले, दोनों के बीच में, और जो साथ में जो हलबा जनजाति के जो लोग हैं वो हल्बी बोलने वाले लोग हैं, तो इन सब में इस बस्तर क्षेत्र में जो है एक संपर्क की भाषा, जिससे कोई भाषा बोलने वाले या फिर जो है
माड़ी भाषा बोलने वाले जो है एक दूसरे के साथ में ये माड़ी भाषा को नहीं समझते, मगर समझते क्या है, हल्बी। समझ रहे हैं? तो हल्बी भाषा क्या हुआ, उनका एक संपर्क भाषा बन गया जो लगभग कमोबेश पूरे बस्तर क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। तो वैसे ही जो है इस अलग अलग सांस्कृतिक जो क्षेत्र है इनमें कुछ कॉमन बातें, जैसे सामान को जो है अगर वस्तुओं का अगर लेन देन करना है तो उसके लिए जो है मापतौल के तरीके जो है एक होने चाहिए। तो कॉमन जो है उसका एक मेजर का जो है स्टैंडर्ड बनेगा। ठीक है, भवनों के निर्माण के लिए ईंटों का अगर प्रयोग किया जाना है तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र से दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं ये, राइट। तो ऐसे ही जो है क्या होगा कि धीरे धीरे अब ये जो छोटा क्षेत्र है इनकी अपने बेसिक फीचर है, इनकी इनकी जो सांस्कृतिक जो पहचान है वो तो बना ही रहेगा। बस्तर में जो है अबुझ माड़ क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ पूरी बस्तर की संस्कृति का भी वहां हिस्सा और साथ में छत्तीसगढ़ संस्कृति का हिस्सा है। तो क्या छत्तीसगढ़ की जो समेकित संस्कृति के जो है स्थापित हो जाने से अबुझ माड़ की जो संस्कृति है क्या उनका विलोपन हो गया? ऐसा नहीं है। तो अबुझ माड़ की संस्कृति के साथ साथ जो है बस्तर की और साथ में छत्तीसगढ़ की भी संस्कृति है। तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है जो समेकित संस्कृति है वो क्या है, एक रूपता है, जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, हम ये किसी न किसी रूप में क्या है, जुड़े हैं। अब मगर उसके बावजूद स्थानीय स्तर पर क्या है, विविधता है। स्थानीय स्तर पर क्या है, विविधता है। जो कह रहा समझ में आ रहा है ये? तो वैसे ही कह रहा हूं मैं कि ये हड़प्पा जो सभ्यता है इस सभ्यता में जो है कई छोटी छोटी संस्कृति उसमें समाहित है जिनकी जीवन की पद्धति एक समान नहीं है। उनके जीवन में जो है जीवन के जो अलग अलग जो आयाम है क्या है वो अलग अलग है। ये उनके तरीके जीवन जीने के बिल्कुल ये अलग अलग है। जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है कम होता है तो स्वाभाविक है वहां जो है गेहूं और जौ का अधिक उत्पादन करेंगे। दलहन में मटर और उड़द, दलहन में मटर और जो है वो मसूर, ठीक है, मोटे अनाज बाजरा ज्वार, इस तरह के जो है जिस तरह के जो अनाज है उनको ज्यादा महत्व मिलेगा। ठीक, वहां पर लोग जो है धान का उपयोग या फिर चावल का उपयोग थोड़ा सा कम करेंगे। आज भी जो है वो लगभग वैसा ही है वो क्षेत्र, उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहां तक कि पंजाब और हरियाणा में देखे तो चावल की तुलना में जो है किसको महत्व मिलता है अधिक? समझ में आ रहा जो है? ठीक है, बुआई के लिए तो समझ ठीक है, मगर खाने पीने में भी किसके महत्व मिलते हैं अभी भी? ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? ये चावल जो है रोटी की तुलना में चावल को प्राथमिकता दिया जाता है आज भी वहां पर। ये समझ में आ रहा ना? ये तो क्या मक्के की रोटी वाला जो है खेल किसका तो जानते ही ऑलरेडी है, कहां पर? पंजाब वाले क्षेत्र। इस तरह से ये तो वो इससे भी स्थिति अभी तक लगभग उस प्रकार की विशेषताएं बनी। उत्तर पश्चिमी बताया मैंने ये, तो वैसे ही यहाँ पर इस महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ तो ठीक ठाक वर्षा है ना, तो किसका खेती बाड़ी करेंगे? ये गन्ने की खेती बाड़ी करेंगे। अब गन्ना तो वहां पर उतना आसान नहीं है उगाना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। गन्ना के लिए क्या चाहिए? ठीक ठाक पानी चाहिए ना। ठीक है, तो यहां दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, गन्ना। ठीक है, इनके साथ ये इधर जो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा है पूर्वी क्षेत्र है इनका, वहां पर भी गन्ना उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही हम जो है इस तरफ इस उत्तर पश्चिमी से इस तरफ जैसे आगे बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगी। वर्षा की मात्रा क्या है, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ये? तो एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं मैं कि ये सब जो है छोटी छोटी संस्कृति है जिनकी अपनी एक क्या है, विशेषता है। ये तो ऐसी कई संस्कृति है, मगर उन सब के बावजूद उन सब में कुछ एकत्व के तत्व है, कुछ बेरूपता है। क्या है, एक रूपता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस हड़प्पा सभ्यता की जो स्वरूप है उसमें सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ एक रूपता के भी तत्व है। कैसे? इस प्रकार से अलग अलग संस्कृति जिनका अलग अलग उच्चतम उनका विस्तार।
तो उनकी हर एक छोटी छोटी संस्कृति की अपनी विशेषता अलग रहेगा। उन सबके बावजूद वो जो है इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में आपस में कुछ सामान्य, कुछ कॉमन बातों को साथ में लेकर चलेंगे। वो कॉमन बातें क्या है? नगर का जो स्वरूप है एक ही प्रकार का है, भवन बनाने के जो तरीके हैं वो लगभग एक ही प्रकार के हैं, ईंट के प्रयोग भी लगभग वो एक ही प्रकार के करते हैं। इनके जो यहां तक के जो मुख्य जो मिधभाण मिले हुए हैं इनके वो लगभग क्या है, एक ही प्रकार के है। ये बाट का जो प्रयोग करते हैं वहां लगभग एक ही प्रकार के करते हैं। सड़कों का जो निर्माण किया गया है लगभग वो एक ही प्रकार से किया गया है। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? तो ये क्या है, इनके ये तरीके हैं जो एक विरूपता को इंडिकेट करता है, मगर साथ में विविधता। तो विविधता में क्या है, कालीबंगा में कच्ची ईंट के प्रयोग करते हैं, कालीबंगा में ये कच्ची ईंट के प्रयोग करते हैं, और इनके जो दुर्ग है वो विभाजित है। इनके क्या दुर्ग है, विभाजित है। वैसे लोथल में अगर देखे, लोथल में ठीक है बंदरगाह नगर है, मगर वहां पर क्या है, एक तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, पहली बात अनाज मिले हैं उसमें, धान धान मिला हुआ है, चावल के साक्ष्य मिले हैं वहां पर। ये जबकि उस तरफ जो उधर वाले क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में चावल के स्थान पर क्या है, जौ और गेहूं, मटर और इस तरह के जो कम पानी की आवश्यकता वाले जो है फसलों को जो है साक्ष्य मिले हैं हमें। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ये तो एग्जैक्टली क्या है, सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ जो है एक रूपता के तत्व है। क्लियर है? यहां पर ये तीन बातें हुआ, कितना, चार बातें हो गई है। ठीक, अब उसके बाद फिर जो है ये, इसके बाद फिर जो है इसमें एक जो बातें हैं, इनका जो है विकसित व्यापार और वाणिज्य। कैसा है? विकसित व्यापार और वाणिज्य। विकसित व्यापार और वाणिज्य। ठीक, विकसित व्यापार और वाणिज्य। तो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है उसमें व्यापार और वाणिज्य अपने किस स्तर में है, विकसित स्तर में है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता की व्यापार और वाणिज्य का जो स्तर है बहुत ही उन्नत है, उन्नत व्यापार और वाणिज्य। ठीक, उन्नत व्यापार और वाणिज्य होने का इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो है ये नगर और नगर के बीच में व्यापार और वाणिज्य, नगर और उपनगर के बीच में व्यापार और वाणिज्य, एक उपनगर और एक ग्राम जो केंद्र है उनके बीच व्यापार और वाणिज्य, एक ग्राम मतलब एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी ग्रामीण बस्ती, उनमें व्यापार और वाणिज्य। एग्जैक्टली मतलब यहां हुआ कि यहां जो है कुछ उस व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ सामानों का जो है क्या है, आवाजाही है। सामानों की आवाजाही में जो है उसमें कई शिल्प की वस्तुएं हैं, अनाज भी है, कई शिल्प की वस्तुएं हैं और कई अनाज भी है। मतलब ये है कि मतलब ये है कि जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ जो है उत्पादक वर्ग है। अब वो चाहे अनाज को उत्पादन करे, चाहे वहां इस तरफ शिल्पकारी अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करे, मगर क्या है, उत्पादक समूह है। ये क्या है, उत्पादक समूह है। अब स्वाभाविक है या तो जो उत्पादन किया गया है वही जो है बाजार तक उन वस्तुओं को पहुंचाए, या फिर जो है बीच में कोई मध्यस्थता आए, मध्यस्थता के रूप में कुछ सामान कुछ लोग खरीदेंगे जो उत्पादन नहीं करते हैं, मगर उस जो उत्पादन किए गए जो वस्तु है उनको खरीद करके वो क्या है, ट्रेड करते हैं, औरों को बेचते हैं, औरों को बेचते हैं। तो कुछ तो वही खरीदे और वही बेच देंगे, कुछ तो वही खरीदे और वही बेच देंगे। अब खरीदेंगे क्या, अनाज भी हो सकता है, ठीक है, साथ में जो है वो शिल्पकारी की कई अलग अलग वस्तुएं हो सकता है, ठीक है, वो कपड़े भी हो सकते हैं, मितभाण भी हो सकते हैं, वो आभूषण और औजार और उपकरण भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, इस तरह से ये अब ये जो है सामान खरीद करके जो है वो आंतरिक स्तर पर
जैसे बताया मैंने, ये कॉन्टिनेंटल इस भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में ही वहां उनका व्यापार और वाणिज्य कर सकता है। एक तरीका मतलब इनके खुद अपने क्षेत्र में ये खुद अपने ही क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है। ये अपने क्षेत्र मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के जो वृहद क्षेत्र है 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का, इसमें ही क्या करेंगे, वो व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इनमें व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को वो आगे बढ़ाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये उनके आंतरिक व्यापार, मतलब क्या हुआ इनका आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार का मतलब क्या हुआ कि ये जो है यहां से करके जो है ऐसे यहां तक, ये क्या है, अलग अलग स्थल है और यहां से कोई अब नदी और बाकी सब मार गए इनके पास में। स्वाभाविक है, इतना नगरों में इतना इतना प्रकार सड़क मिले हुए हैं, तो एक नगर से दूसरे नगर को जोड़ने वाला सड़क निश्चित रूप से रहे होंगे। और एक नगर से दूसरे नगर तक जुड़ने वाले शहर के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बड़े जो शहर है वो नदियों से भी क्या है, जुड़ी हुई है। बड़े जो नगर है वो नदियों से जुड़ी हुई है आपस में। जैसे कि जो है पिग्गट महोदय कहते हैं, पिग्गट बड़ा इतिहासकार है, उनका मानना है कि जो हड़प्पा जो रावी नदी के जो है किनारे स्थित था, और इस तरफ जो है मोहनजोदड़ो जो लगभग 450 किलोमीटर की दूरी में था, उसके बावजूद मोहनजोदड़ो जो है सबसे वृहद नगर हड़प्पा सभ्यता का और उनकी राजधानी, राजनीतिक राजधानी कौन सा, मोहनजोदड़ो। मगर दूसरी जो है उससे जुड़ी हुई नगर वो कौन हुआ करते थे, हड़प्पा। इसीलिए जो है इनको जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। इसलिए क्या है, इनको जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। एक जो है राजनीतिक रूप से उनकी राजधानी, तो दूसरा जो है आर्थिक रूप से उनकी राजधानी। ठीक, तो स्वाभाविक है इस वृहद क्षेत्र में यहां पर जैसे क्या है, लोथल है, बंदरगाह है, कोतड़ा है, ये क्या है, बंदरगाह है। और आगे देंगे देसलपुर है, रंगपुर है, फिर ये और आगे यहां पर इधर और ये सुक्का गंडोर, ये सब क्या है, बंदरगाह नगर है। तो बंदरगाह तो बाद में, मगर सबसे पहले क्या है, इस लोथल तक तो सामान लाना पड़ेगा ना, दूर दराज क्षेत्र से लोथल तक सामान हमें लाना पड़ेगा। अब लोथल तक सामान जो है लाएंगे कैसे, बैलगाड़ी से, नहीं तो ऊंट में लाद कर, नहीं तो फिर खच्चर और गधों में लाद कर, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, तो इसके पास में क्या है, आवागमन और संचार के भी जो है बहुत विकसित साधन है। ये 2 चक्के वाले बैलगाड़ी और 4 चक्के वाले भी बैलगाड़ी, वो सॉलिड चक्के वाली बैलगाड़ी, सॉलिड चक्के का प्रयोग और साथ में आरे वाले चक्के का भी प्रयोग, दोनों का प्रचलन है। ठीक है, दोनों का प्रचलन है, यही है ना। ऊंट से भी जो है वहां बड़ी मात्रा में सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। गधे और खच्चर भी है वहां पर, तो रूटीन काम है उनका, उसी के लिए वहां, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक, इस तरह से ये, तो ये है जिद्दी कह रहा हूं मैं कि आंतरिक जो है व्यापार और वाणिज्य का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक, हो सकता है हमें अभी बहुत स्पष्टता उसमें नहीं है, हमें अभी स्पष्टता नहीं है कि इसमें व्यापार और वाणिज्य के लिए ये जो है क्या केवल मुद्रा का ही प्रयोग करते थे, या फिर क्या केवल वो मोहरे का प्रयोग करते थे, या फिर वहां क्या वस्तु विनिमय की भी व्यवस्था कुछ हुआ करता था। मगर था, वस्तु विनिमय था या रहा होगा, इसमें बहुत वास्तविक अनुमान लगा पाना मुश्किल है। मगर मोहरों से ये बड़ी मात्रा में व्यापार करते थे, मोहरों से जो है ये बड़ी मात्रा में व्यापार करते थे। मोहरे भी हैं और साथ में हमें कुछ क्या है, मुद्रा भी मिली हुई है। मोहरे जो मिली हुई है, कई अलग अलग मोहरे से, मोहनजोदड़ो से मोहरे मिली हुई है, उसमें कई अलग अलग चित्र उत्कीर्ण भी है, कुछ लिखी हुई मोहरे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो किसी ने कुछ न कुछ बातें वहां लिखी हुई है, चित्र उत्कीर्ण है और साथ में उसमें क्या है, कुछ लिखे हुए हैं। इनके साथ साथ जो है हमें कई सील प्राप्त हुए हैं, हमें जो है कई अलग अलग सील प्राप्त हुए हैं।
लोथल से सील प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से भी सील प्राप्त हुआ है। समझा रहा है ये? अब सील का मतलब क्या है कि इसमें जो अलग अलग व्यापारी वर्ग है, तो हर एक जो अलग अलग व्यापारी जो वर्ग है उनका जो समूह है, व्यापारी वर्ग है उनका जो समूह रहा होगा, या तो खुद एक बड़ा व्यापारी रहा होगा या फिर उनका एक कोई व्यापारी समूह है। व्यापारिक समूह मतलब मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूं, जैसे कि जो है फियो, जैसे कि जो है फियो, फियो मतलब फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ जो है एक्सपोर्ट जितनी भी कंपनी है उसको ना फियो। वैसे चलो CII ये तो नाम सुने हैं, ये भी नहीं सुने हैं, छोड़ दो इनको। फिक्की नाम सुने हैं, एसोचैम नाम सुने हैं, ठीक है। और नहीं से यदि नहीं सुने होंगे तो फिर ऐसे तैयारी करने का कोई खास बड़ा मतलब नहीं होता है ये, ठीक है, तो स्वाभाविक है ना ये। तो ये सब क्या है, बड़े आर्थिक संगठन है ये भारत के वर्तमान में। एसोचैम है, फिक्की है, CII है, फियो है, ठीक है, ये तो बड़े संगठन है ना, आर्थिक संगठन है भारत के ये। और सबसे बड़ा भारत में वर्तमान में क्या महत्व दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था, तो जरूर हमें जानना चाहिए ये। तो इस प्रकार से जो है ऐसे ये बड़े उस समय तो जो व्यापारिक समूह रहे होंगे, जो संगठन रहे होंगे, उनकी अपनी एक पहचान, उनकी अपनी पहचान। तो जैसे भारत सरकार जो है अपना एक पहचान, जैसे कि जैविक कृषि के लिए हम एक पहचान, कौन सा, जरी फूल, है ना, नहीं मालूम है, ठीक है। और वैसी झारा, ये क्या है, एक कला है, पहचान है ना, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्या है, ब्रांडिंग कर रहे हैं वो। छत्तीसगढ़ में जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ी गमछा, उनको ब्रांडिंग कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं ना ये। तो स्वाभाविक है उसको छतरी गमछा, तो स्वाभाविक उसमें क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की एक पहचान बना देंगे। तो वैसी जो है, जैसे कि जो जेम्स और ज्वेलरी है, जो गोल्ड है, जेम्स ज्वेलरी है, उसकी पहचान, उसमें क्या है, हॉलमार्क, समझ आ रहा है ये, ठीक। और साथ में जो है कई जो है कई जो है जो बड़े जो आर्थिक संगठन है उनका अपना एक यूनिक पहचान, जिनको हम कहते हैं ट्रेडमार्क, जिनको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है, एक वो तो सिंबॉलिक सील ही है ना। वर्तमान में जिस प्रकार के ट्रेडमार्क जैसे जो है प्रचलन में है, बड़े व्यापारिक समूह के उनके बताने का, उनको जो है आइडेंटिफाई करने का, ये तो वैसे ही उस समय हड़प्पाई जो साक्ष्य मिले हैं, उनकी जो सील मिले हैं, ये बेसिकली वैसा ही क्या है, एक ट्रेडमार्क है। वैसे ही क्या है, एक ट्रेडमार्क है, जैसे कि उसमें एक स्वास्तिक का जो है प्रतीक चिन्ह मिला है। अब स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह जो प्राप्त है वो एग्जैक्टली क्या वहां कोई धर्म से संबंधित था या फिर नहीं था, क्या व्यापार और वाणिज्य के एक संकेति के रूप में प्रयोग किए गए हैं, एक सील के रूप में, सील के प्रतीक के रूप में, ट्रेडमार्क के रूप में, ये एग्जैक्टली हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि तो लिपि पढ़ा नहीं गया है और कुछ साहित्य नहीं है। तो व्यापार और वाणिज्य का स्तर जो है इतना है कि जो अलग अलग जो व्यापारी वर्ग है, जो संगठन है, उनकी अपनी क्या है, ट्रेडमार्क का जैसा अपनी एक क्या है, पहचान बनी हुई है। इनके जो है उस ट्रेड उस चिन्हांकित, जो सुशील कह रहा हूं, ऐसे लगे हुए जो है कपड़े कहां मिलते हैं, मोसोपोटामिया की सभ्यता के जो क्षेत्र है वहां मिलते हैं। समझ में आ रहा है ये, कहने का मतलब क्या हुआ, आंतरिक व्यापार के साथ साथ ये जो है आंतरिक व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार के साथ साथ जो है ये बड़ी मात्रा में जो है ये यहां से जो है इधर यहां से पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचते पहुंचते ये यहां से इनको ऐसा, इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं और यहां से इसको समझाने के लिए बस ले लेता हूं थोड़ा सा इनको मैं, यहां से ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आ गया और अफगानिस्तान थोड़ा और ऊपर जाएंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, मध्य एशिया आ जाएगा। और मध्य एशिया क्या है, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया आ जाएगा। और पश्चिमी एशिया से इस तरफ कहां पहुंच जाएंगे हम लोग में,
रोम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और यहां से कौन सा, ये अरब वाला क्षेत्र हो गया, यहां से फिर ये यहीं पर मेसोपोटामिया और ये मेसो वाला क्षेत्र आ गया, और यहां से फिर आगे, और तो एग्जैक्टली हम क्या है, यहां से होते हुए भी इस तरफ से भी, अब यहां पर हमारे पास में क्या है, लोथल है, ये एक जगह पर लोथल है। अब लोकल लोथल खंबात की खाड़ी, और वहां से कहां पहुंच गए हम, इस तरफ से ये इधर ही पहुंच गए भूमध्य सागर, और यहां से होते हुए उधर, यहां से हम इस तरफ भी पहुंच गए बहरीन कुवैत, और यहां से ये समझा रहे हैं। ये तो कैसा है, ये जल मार्ग वाला हुआ। ठीक है, तो इसके पास क्या है, विदेशी व्यापार के लिए क्या है, एक जल मार्ग हुआ। वैसे ही जो है दूसरी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इस तरफ जो है एक बड़ा स्थल, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिल्कुल उत्तरतम क्षेत्र है ये, जिसका नाम है सुरतभोई। सुरतभोई, ये सुरतभोई, ऐसा नहीं, सुरतभोई ये अफगानिस्तान के बिल्कुल दक्षिण, अफगानिस्तान के थोड़ा पहले बलूचिस्तान वाले एरिया में सबसे उत्तरतम वाली स्थल में ये, वो जगह का नाम है कौन सा, सुरतघोई। तो सुरतघोई बेसिकली जो है एक मीडिएटर पॉइंट हुआ करता था हमारे लिए। ये क्या है, मीडिएटर पॉइंट। वैसी जो है इस तरफ यहाँ जो है, ये जो बहरीन है, यहाँ पर एक जगह, कुछ जगह नाम पहले बोलते थे उसमें दिलमुख नगर, दिलमुख नगर, तो जिनका वर्तमान नाम क्या है, बहरीन, नाम सुनिए ना इसका, बहरीन। तो ये बहरीन जो है इस तरफ स्थल जल मार्ग वाले माध्यम में बहरीन, जो दिलमुख नगर वाला क्षेत्र हम कह रहे हैं, वो बहरीन वाला क्षेत्र भी जो है इस तरफ जो लोथल और जो इस तरफ सुत्का गंडोर और सुतकोतड़ा से जो है व्यापार जल के मार्ग के माध्यम से होते थे, उनमें ये जो है ये जो है एक मीडिएटर पॉइंट हुआ करता था, जहां पर हमारे जहाज जो जाते थे इस लोथल वाले क्षेत्र से, लोथल में एक डॉकयार्ड मिला हुआ है, वहां से फिर हम क्या है, हमारा व्यापार वहां से कहां पहुंच रहा है, इस अरब वाले क्षेत्र से होते हुए, एक तो अरब क्षेत्र में उनका ठीक ठाक व्यापार पहुंच गया, और वहां अरब से होते हुए कहां तक पहुंच गया, वेस्ट एशिया तक, और वेस्ट एशिया से कहां तक पहुंचेगा उधर, फिर ये मिस्र, उस तरफ क्या है, मेसोपोटामिया में पहुंच ही जाएंगे यहीं पर, ये ईरान और इराक क्षेत्र मतलब क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता, और वहां से फिर कहां पहुंच जाएंगे, उधर वेस्ट एशिया की तरफ, और वहां से फिर इस तरफ इधर किनारे किनारे पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच जाएंगे, इधर अरब वाले क्षेत्र में, मिस्र की क्या है, मिस्र की सभ्यता में ये, क्योंकि दोनों बड़े सभ्यता उस समय, हालांकि आगे चलकर फिर रोमन सभ्यता का भी इनका विस्तार, उनका विकास हुआ, वो समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक क्षेत्र, एक स्थल को, एक मार्ग कौन सा है, विदेशी व्यापार के लिए एक मार्ग कौन सा है, जल मार्ग वाला है, और एक मार्ग दूसरा कौन सा है, ये स्थलीय मार्ग है। एक मार्ग कौन सा है, स्थलीय मार्ग। तो स्थलीय मार्ग अफगानिस्तान से वहां पहुंच गए, उनका पर मध्य से पहुंच गया, और मध्य से फिर जो है फिर उधर वेस्ट एशिया है, समझ में आ रहा है ये। तो ये वो स्थल है जो भारत में जो है, और ना केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर जो है व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को जो है विकास में और उनके विस्तार में, ये सबसे बेसिक रूट है ये क्या सबसे बेसिक रूट है ये। किनकी बात कर रहा हूं मैं, ये एक जो है ये सुरतघोई जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, अब यही जो है आगे थोड़ा सा आगे के काल में, आगे काल मतलब मैं कब की बात कर रहा हूं, वैदिक वैदिक के समय तो उतना बड़ा विदेशी व्यापार नहीं हुआ, मगर तब जब हम जो है मौर्य में जाएंगे, मौर्य काल में, तो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और मौर्य के बाद अगर देखें मरोत्तर में, मोटर फेज में अगर देखें, तो यही जो मार्ग है इधर चीन से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, बड़ी मात्रा में क्या होता है, रेशम का व्यापार होता है। और यही बीच वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर कब्जा किसका है, किसका राज्य क्षेत्र है, कुषाणों का है, किसका है, कुषाणों का है। और उसी बीच वाले क्षेत्र पर वहां कब्जा करके रखा है। यहाँ जो सामान इस तरह से जो भी जाएगा उस पर वो टोल टैक्स लगा देगा, और टोल टैक्स हम क्या वसूले करेगा, सोना वसूले करेगा। खुद जो है बड़ी मात्रा में व्यापार करेंगे, कहां से, उधर कहां तक, मिस्र तक, अरब क्षेत्र, उधर मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया, और वहां से पूरा बड़े यूरोप वाले क्षेत्र पर, रोमन वाले क्षेत्र पर। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो स्वाभाविक है ये जो हड़प्पाई सभ्यता के समय जो है, जो इस मार्ग के माध्यम से जो है
व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को संचालित किए जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली जो है भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए जो है एक नया एक रास्ता तैयार कर रहा था। आज भी वर्तमान में जो है यही जो रूट, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, राइट। आज भी ये रूट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक रूट जो है, जो हालांकि अब दुर्भाग्यवश जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहा, जबकि भारत का बहुत लंबे समय तक उस पर नियंत्रण था विभाजन की स्थिति की वजह से। तो एक जो रूट जिनको हम कहते हैं वर्तमान में जो है, हम लोग जानते हैं किस रूप में, अब चीन जो है उसी रूट को जो है क्या बोलते हैं, क्या है, रेशम मार्ग के रूप में, जो भारत के जो है उत्तरी क्षेत्र में, ये पीओके वाले क्षेत्र में होकर के जो गुजरता है, और वहीं पर से जो है चीन ने जो है एक बड़ा जो मेजर प्रोजेक्ट है उनका बिल्ट रूट, वही है ना, BR क्या बोलते हैं, BRT, BRT नहीं जानते हैं इसमें से? BRT मतलब क्या है कि चीन यहां से लेकर के, चीन अपने उधर संघाई वहां से लेकर के जो है एक बड़ा सा क्या है, एक एक जो है एक बड़ा जो है एक संचार का मार्ग, सड़क मार्ग, ठीक है। तो चीन से लेकर वहां जो है इस तरफ पाकिस्तान वाला क्षेत्र, अब पाकिस्तान मतलब कौन सा, हमारा पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्वेश्चन घुसा दिया है, वहां से फिर आगे जो है और कहां पर, पाकिस्तान होते हुए कहां उधर पहुंचेंगे, ईरान और इराक तक, और वहां से फिर किस तरफ, सेंट्रल एशिया, फिर वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक, ठीक है। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो वैसे तो ये क्या है, उस पुराना रेशम मार्ग, और ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कब से शुरुआत हो रहा है, ये हड़प्पाई समय से शुरुआत हो रहा है ये, ठीक है। तो व्यापार किस प्रकार का हुआ हमारे पास में, दो प्रकार के व्यापार, एक आंतरिक व्यापार भी है और दूसरा क्या है, विदेशी व्यापार भी है। और व्यापार में हड़प्पा काल में अगर देखें, हड़प्पा सभ्यता के समय, तो व्यापारी स्वाभाविक रूप से क्या है, हम बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। किसका निर्यात, अनाज का, और साथ में जो घरेलू जो उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका, और साथ में आभूषणों का बड़ी मात्रा में, ये ठीक है, इस तरह से ये। तो ये एग्जैक्टली अगर देखें हम, मान लो हम इसमें, तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, उन्नत व्यापार और वाणिज्य की स्थिति है ये। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में क्या है, उनके स्वरूप अगर देखें, विकसित व्यापार और वाणिज्य, शिल्पकारी की एक क्या है, उत्कृष्ट स्तर है ये। दो कारक बताया मैंने, एक तो मैंने बता दिया कि आंतरिक व्यापार है और साथ में क्या है, बाह्य व्यापार है। आंतरिक व्यापार में तो कई अलग अलग वस्तुओं का व्यापार है, कच्चे माल का है, कुछ विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार है, ठीक है। और बाह्य व्यापार में क्या है, आयात और साथ में निर्यात भी है, ठीक। अब इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ ये, इनके साथ साथ यहां तक हो गया, ठीक। इनके साथ साथ इनके स्वरूप में अगर देखें, और इनके स्वरूप में देखिए अगर मान लो इसमें, तो इसमें जो है एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति है। मतलब इनके पास में जो है, इनके पास में जो है एक सक्षम शासक वर्ग है, जिनका अपना एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल है, शासन की उनकी क्या है, एक व्यवस्था है ये। एक सक्षम शासक वर्ग है, और सक्षम शासक वर्ग होने के साथ साथ जो है इनके पास में क्या है, एक शासन का बेहतर मॉडल है ये। इनके स्वरूप में जो है, कितना नंबर हुआ, पांचवा छठवां नंबर ये, सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति और गवर्नेंस का बेहतर मॉडल, ठीक। ये इनके पास में है ये सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति की मतलब क्या हुआ, कि जो शासक है वो बहुत ही सक्षम है, जो शासक है वो बहुत ही सक्षम है। इसका मतलब यहां हुआ, जो कहता है वैसा ही करता है, यही मतलब है ना। इसका मतलब यह हुआ, इनकी सोच में जो है स्पष्टता रहा होगा, इनकी जो है सोच में स्पष्टता रहा होगा कि नगरों का जो है विन्यास किस प्रकार का हो,
इनकी सोच में स्पष्टता रहा होगा कि नगर में जो है भवन जो बनाए जाएंगे उनका स्वरूप किस प्रकार का होगा, तभी तो जो है वहां एक ही प्रकार के लगभग स्वरूप में उनके बनन भवन, उनकी जो आर्किटेक्ट है लगभग समान है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये उनकी जो माप तौल के जो है जो तरीके बनाए हैं वो क्या है, बिल्कुल समान है। ये यहां तक कि ईंटों की जो बनावट है वो भी कैसा है, समान है। ये ठीक, नालियां सड़कें भी क्या है, एक रूपता है, और वो भी इतने वृहद क्षेत्र में, इतने वृहद क्षेत्र में। तो स्वाभाविक है इतने वृहद जो क्षेत्र है, जो भारत का लगभग 1/3, अभी भारत वर्तमान में उनका 1/3 एरिया, एक तिहाई हिस्सा, उतने बड़े क्षेत्र पर अगर मान लो उस लगभग 4000 साल पहले शासन करना होगा, तो उस समय क्या वह एक विकेंद्रीकृत शासन की व्यवस्था रहा होगा, या क्या एक बृहद साम्राज्य रहा होगा? मैं जो क्या समझा रहा है ये फिर क्या उस विकेंद्रीकृत शासन की व्यवस्था में, या फिर क्या एक वृहद साम्राज्य की व्यवस्था में, क्या वहां जो है किसी पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा, या फिर क्या वहां पर जो है किसी निरंकुश सत्तावादी सरकार की व्यवस्था रहा होगा, या फिर क्या वहां पर प्रतिनिधि मूलक सरकार की व्यवस्था रहा होगा, या फिर क्या वहां पर व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा? ये एक अनुमान है इससे, मगर स्वाभाविक है जिस तरह से जो है, जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग जो स्थल मिले हुए हैं, उनकी जो संरचना और जो स्वरूप मिले हुए हैं, उनकी जो खासियत है, उनको देखने से, उन पर नजर डालने से प्रतीत होता है कि कोई बहुत ही जो है संगठित सक्षम अथॉरिटी रहा होगा, जिनकी वजह से जो है नगरों का ये स्वरूप जो है स्थापित हुआ। कमजोर और जो है कमजोर और जो है दुर्बल शासक जो है इस प्रकार से बृहद संरचना का, बृहद नगर का निर्माण नहीं कर सकते। राइट? हालांकि अभी स्पष्टता नहीं है, मगर जो भी शासक वर्ग रहा होगा, निश्चित रूप से बहुत ही जो है वहां सक्षम रहे होंगे। राइट? निश्चित ही बहुत ही क्या है, सक्षम रहे होंगे। उनकी जो शासन करने की जो है जो प्रणाली रहा होगा, बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रहा होगा, बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रहा होगा। तभी जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो है वह आम लोगों की सुविधाओं देने के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने इतनी वृहद संरचनाएं, विशाल अन्नागार, चाहे मोहनजोदड़ो की बात करें, विशाल अन्नागार इस तरफ, इधर लोथल की बात करें, विशाल स्नानागार उस तरफ मोहनजोदड़ो, और बाकी अगर की बात करें, जो सड़कें हैं ये सब किसके लिए बनाए हैं? आम लोगों के लिए ना, आम लोगों की जीवन को बेहतर करने के लिए। तो जिस प्रकार से वर्तमान में भारत सरकार या राज्य सरकार जो प्रयास कर रहे होते हैं लोगों की जीवन को सरल, सहज और सुव्यवस्थित बनाने का जो प्रयास कर रहा होता है, संविधान ने जो है भी यही कहा है कि आम लोगों के जीवन को, जो कमजोर वर्ग है उनके जीवन को, जो समाज के हाशिए में जो लोग रहते हैं उनके जीवन को, आदिवासियों को, ठीक है, जनजातियों के, ठीक है, जीवन को जो है, जिनको क्या है, जिनके उसमें असाधिशता है, असुरक्षा है, अशांति है, यही है ना, उनकी जीवन को कैसा बनाना है, सहज बनाना है, सरल बनाना है, और थोड़ा सा सुविधाएं उनको मिले। राइट? तो ऐसे इसी प्रकार की सोच जो है संविधान में भी हमारे पास में है कि आम लोगों को हमें कैसे क्या उपलब्ध करवाना है, सुविधाएं देना है। इसीलिए जो है वर्तमान में भारत सरकार भी, और वर्तमान में साथ में राज्य सरकार, वो कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, मालूम होगा। तो स्वाभाविक है हड़प्पा सभ्यता में भी जो है, अगर हड़प्पा सभ्यता की पूरी उनके स्वरूप को अगर देखें तो कैसा है,
वो प्रतीत होता है कि आम लोगों को वो जो अथॉरिटी रहा होगा, वो जो शासक रहा होगा, ठीक है अपने रहने के तो घर बनाएंगे बनाएंगे, भवन तो बनेंगे बनेंगे, मगर वो अपने लिए ही नहीं बनाए हैं। वो केवल अपने लिए जो है विलासता युक्त जीवन जीने के लिए जो है कोई बड़ी भवन संरचना, जैसे मेसोपोटामिया में जिस प्रकार से पुरोहित वर्ग उनके अपने बड़े बड़े जिगुरात और बहुत सारे और भी उनके भवन, इनके जैसे कि मेसोपोटामिया इस मिस्र की सभ्यता में जब तक जीवित है उस समय तक तो बड़े बड़े तो राजप्रसाद बनाए ही बनाए, आम श्रमिकों का शोषण करके। श्रमिक जो है बहुत निचली स्तर में जी रहे हैं, जीवन का स्तर बहुत नीचा है, ठीक है, मगर मरने के बाद समझ रहा ना, ये सत्ताधारी वर्ग है, जो शासक वर्ग है, वो मरने के बाद भी शवों को जो है रखने के लिए बड़े बड़े क्या है ताबूत, बड़े बड़े ताबूत, और उनको सजा धजा करके जो है बड़ी मात्रा में क्या है फिजूल खर्चे कर रहे हैं। मगर भारत में इस हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या है, इस प्रकार की जो है दिखावटी या फिर आडंबर प्रकार की जो है खर्चीले जो संरचनाओं का निर्माण ना करके उन्होंने लोगों के हित के लिए, लोगों के आम सुविधाओं के लिए काम किया है। ऐसा इनका जो है गवर्नेंस का मॉडल है। आम लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था, आम लोगों के लिए जो है स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये आम लोगों के जो है आवागमन के लिए जो है उनकी व्यवस्था, उनकी मापदंड ऐसे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, शांति चाहिए। लोगों को क्या है, शांति चाहिए। जिस प्रकार से वर्तमान में भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को शांति के साथ सोने का अधिकार देता है, मौलिक अधिकार के रूप में, वैसा ही है ना। उनकी गलियों, उनके जो है दरवाजे और खिड़कियां किस तरफ है, गली पीछे की तरफ खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके। कहने का मतलब क्या हुआ, ये शांति से जीवन गुजारा करना चाहते हैं, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आक्रामक नहीं होंगे, ये भी होंगे। अब स्वाभाविक है, जब बचाना है तो छोटा सा चींटी भी प्रयास करता है अंतिम रूप से, समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से। ये तो ये इनका जो स्वरूप किस प्रकार का हो गया कि एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति है और गवर्नेंस का बेहतर मॉडल, ये रहा होगा इनका। ये इनके साथ साथ जो है ये अब इसकी थोड़ी सी अब इनकी समाज पर नजर डाल लेते हैं। ये नजर डालें इनके समाज का स्वरूप। तो समाज का स्वरूप किस प्रकार का है, क्योंकि यह एक वृहद क्षेत्र है, क्योंकि क्या है वृहद क्षेत्र है, और वृहद क्षेत्र होने की वजह से और वृहद क्षेत्र के साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये क्या है, एक बड़ा क्षेत्र है, और एक बड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वृहद बड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ एक बड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ जो है इसमें कृषि आधारित, उन्नत कृषि और व्यापार वाणिज्य आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है। तो स्वाभाविक है इसमें इनकी समाज में जो है अलग अलग वर्गों की उपस्थिति है, समाज में जो है इनमें अलग अलग वर्गों की उपस्थिति है। कुछ उनमें से जो है कृषक उत्पादक वर्ग है, कुछ इनमें से क्या है कृषक उत्पादक वर्ग है, कुछ उनमें से जो है जो अतिरेक जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उस सरप्लस प्रोडक्शन को कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। जो खरीद किया अब क्या करेंगे, उसका व्यापार करेंगे। तो क्या है, एक बड़ा वर्ग किसका है, व्यापारी का है। एक बड़ा वर्ग किसका है, व्यापारी का है। व्यापारी के साथ साथ जो है इसमें एक बड़ा वर्ग किसका है, बड़ा वर्ग किसका है, शिल्पकारों का है। बड़ा वर्ग किसका है, शिल्पकारों का है। शिल्पकारी, कारीगरी, कई प्रकार के अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं ये, ठीक। इनके साथ साथ जो है इनके जो समाज में, इनके समाज में जो है एक बहुत बड़ा वर्ग क्या है, जो शासन से जुड़ी हुई है। इतनी अच्छे अगर सड़कें बनाए हैं तो स्वाभाविक उस पर देख रेख करने वाला तो कोई होगा, यातायात कर्मी,
ठीक, और साथ में जो है उसने बड़ी संरचना है, कोई दूसरे क्षेत्र से यहां पर कोई आक्रमण ना कर दे, दूसरे क्षेत्र से यहां पर कोई आक्रमण ना कर दे। तो इनके मोहरों में जो है योद्धा के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं दुर्ग की रक्षा के लिए, तो वो भी तो समाज का एक हिस्सा हुआ ना, राइट। तो एक उसमें तो मैंने क्या बताया, एक बड़ा वर्ग क्या है इसमें, एक तो स्वयं क्या है जो पुरोहित वर्ग, पुरोहित की मूर्ति मिली है, वो एक बड़ा वर्ग है, कुलीन वर्ग है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि शासन वगैरह यही संचालित कर रहे होंगे। तो एक इनकी समाज में जो है कैसा, एक तो क्या है कुलीन वर्ग हुआ, दूसरा शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग हुआ, तीसरा इनमें शिल्पकार और कारीगर ये वर्ग हो गया, चौथा उनमें क्या है कृषक वर्ग भी ले रही है, फिर उसमें उसके है वो योद्धा वर्ग है, वो क्या है योद्धा और सैनिक वाला है ये, फिर और नीचे और स्वाभाविक है इसमें है बड़ी मात्रा में क्या चाहिए, मजदूर भी चाहिए, मजदूरों के बैरक बने हुए हैं, श्रमिक वर्ग ये, ठीक। तो एग्जैक्टली ये कहा जाए कि इनका समाज जो है काफी विभाजित है, इनका समाज कैसा है विभाजित समाज है ये, क्योंकि नगर है इसका मतलब उसमें जटिलता है, इसमें क्या है जटिलता है, ये कोई केवल ग्रामीण बस्ती नहीं है, जहां पर ग्रामीण बस्ती है वो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, नगरों से उनको मतलब तो है, नगर में जो चीज बिकता है वो गांव में मिलना चाहिए, ठीक है, नगर में जो चीज बिकती है वो गांव में मिलना चाहिए, उनके आदी हो चुके हैं वहां, ठीक है। इनके साथ साथ जो है ये मतलब ये हुआ एक्चुअल में, मतलब ये हुआ कि इनकी समाज में जो है ये अलग अलग वर्गों की उपस्थिति ये दर्शा रहा है, इनकी समाज में क्या है जटिलताएं हैं, उच्चता है समाज में और निम्नता है, ऊंचे दुर्ग में रहने वाले लोग की ऊंची बातें, निचले दुर्ग में रहने वाले लोगों की थोड़ी सी निचली स्थिति है, समझ में आ रहा है ये, उनके जो समाधान हुए हैं कुछ समाधान में जो है केवल जो है एक वो मिट्टी की कुछ बर्तन जैसे चीजों को रख दिया गया है साइड में, ठीक है, और कुछ में जो है थोड़ा बड़ा तांबे के कांसे के जो है उपयोग की वस्तुएं मिले हुए हैं, इसका मतलब क्या, और कुछ में जो है उनके सोने के जो है ऐसे आभूषण मिले हुए हैं, ठीक है, एक ऐसे कंकाल मिले उसमें समाधान बोल के ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो व्यक्ति रहा होगा ये थोड़ा सा अमीर व्यक्ति रहा होगा, दूसरे व्यक्ति रहा है क्या है कुछ नहीं मिला, मतलब क्या है, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो ये क्या है उस समाज में जो है असमानता को भी वो इंडिकेट करता है ये, ठीक है, समाज में असमानता को भी इंडिकेट करता है ये, ठीक। इनके साथ साथ ये समाज में जो है और महत्वपूर्ण में किसकी बात कहते हैं इसमें, महिलाओं की स्थिति को लेकर के जो सोचनी है हमें ये, तो समाज में महिलाओं की स्थिति अगर देखें इस हड़प्पाई समाज में, तो एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, वही पुरानी बातें फिर रिपीट कर देना है यहां पर, कौन सा लिपि पढ़ा नहीं गया है, तो महिलाओं की एग्जैक्टली स्थिति क्या हुआ करता था हम अभी वास्तविक रूप में तो नहीं बता सकते, मगर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनसे ये अनुमान किया जा सकता है, जो मृण मूर्ति जो मिली हुई है एक, जिनमें वो ऐसे हल्का सा जो है तिरकों से ढके हुए हैं और सिंदूर और गले में आभूषण, ठीक, और थोड़ा सज धज भी हुआ है, ठीक है। तो एक ये भी है, कांसे की मूर्ति नर्तकी की मूली हुई है मोहनजोदड़ो से, ये भी जानते हैं, हड़प्पा से जो है वो उसमें वो एक महिला की गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा को बताया गया है, तो मातृ देवी के रूप में भी है, पृथ्वी देवी के रूप में भी है, ये ऐसा भी कर सकते हैं, मगर इस तरफ क्या है पुरुष देवता भी मिल गया है, तो स्वाभाविक है अब पुरुष देवता तो पितृसत्तात्मक समाज तो रहा होगा, अब मातृत्व को भी महत्व देते रहे होंगे, ये अलग बातें हैं ये, ठीक है। तो कि बहुत एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते महिलाओं की स्थिति किस प्रकार का था, मगर हाँ अभी कुछ नए नए उत्खनन जो मिले हैं इस तरफ जो है कालीबंगा के तरफ में, वहां एक महिला के जो है कंकाल मिले हैं, उनके समाधान मिला एक महिला का, ठीक है। अब उस समाधान को जो है बड़ा विस्तृत सजा धजा करके बड़ा एक अच्छा मतलब उनका घेरा और बहुत सारी चीजों को एक साथ में जो है रख करके जो है उनका समाधान है, वो महिला का समाधान है ये, ठीक है। अब स्वाभाविक है इस प्रकार से अभी तक ऐसा जो है कोई और समाधान प्राप्त हड़प्पाई स्थल के नहीं मिले थे ये,
ठीक, तो इस प्रकार से एक महिला का जो है इतनी बृहद समाधान मिलना, ये स्थापित करते हैं ये बातें, इतिहासकारों को इस पर अनुमान है कि ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण महिला रही होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महिला रही होगी, तभी जो है उनके समाधान को इस प्रकार से जो है इतनी बृहद संरचना में आकृति दिया है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? जैसे वर्तमान में शक्ति स्थल महत्वपूर्ण स्थल है तो मालूम होगा ना, ठीक है। अब जिसका नहीं जानते जाके गूगल सर्च कर लेंगे, शक्ति स्थल बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये, ठीक है। एक महिला का जो है समाधि है, तो यहां माना यहां यहां स्थापित करता है कि इस समाज में क्या है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो वैसी इनकी बात कर रहा हूं मैं ये। तो महिलाओं की स्थिति जो है ऐसा देखने से तो प्रतीत होता है कि उसमें सौंदर्य बोध, उनकी आजादी है इसमें, ठीक है। कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है, मूर्तियां प्राप्त हुई है, वो भी स्थापित करता है, ठीक है, कि महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी रही होगी, अच्छी रही होगी है, ठीक। एक बात हो गया। इसमें श्रमिकों की स्थिति को लेकर के अगर बात करें तो श्रमिकों की स्थिति जो है बहुत अच्छा और खराब, एग्जैक्टली यहां तो निश्चित बता पाना मुश्किल है, मगर जैसे जो है लोथल में जो है वो लोथल में जो है वो अन्नगार के किनारे जो है कमरे बने हुए हैं, बैरक बने हुए हैं, ये किसके लिए है? श्रमिकों के लिए है। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि श्रमिकों को जो है रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, उनके आवास चाहिए। ये स्थापित करता है कि श्रमिकों का भी अच्छा खासा स्थिति रहा होगा, उनका जीवन में कम से कम इस प्रकार से रहवास, रहने और खाने और पीने की समस्या नहीं रही हो गई है। तो इनकी समाज का स्वरूप अगर देखें तो जटिल है, मगर इसमें कई प्रकार की बातें एक साथ में सम्मिलित है। ये रीति रिवाज, परंपराएं और जो मान्यताएं समाज में कैसे रहेगा, विविधता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नगरीकृत है ये, ठीक है, नगरीकृत है ये। लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सांस्कृतिक उनका पलायन हुआ है, ये क्लियर है यहाँ तक ये, ठीक। तो क्या है, इनकी समाज कैसा है, इनका समाज कैसा है, समाज कैसा है, जटिल। 7वां नंबर क्या है, इनकी समाज का स्वरूप, समाज का स्वरूप कैसा है, जटिल और जटिल और विविधताओं से युक्त है, जटिल और विविधताओं से युक्त है, ठीक है। ये हो गया। एक दो बातें बस और है, ये एक दो बातें बस और है इसमें, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है हम जन्माष्टमी करेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ी सी बातें और इसमें है। ये समाज की बता दिया मैंने, कितने नंबर था ये, 8 हो गया, 7 नंबर। अब इसमें 8 नंबर ले रहा हूं मैं। हम जो है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप या उनकी प्रकृति, इनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना, 8वें नंबर ना, ठीक। एक बातें हुआ ये 8वें नंबर में। अब इनका जो स्वरूप है, ये इन लोगों की जो स्वरूप है, हड़प्पाई जो सभ्यता है, हड़प्पाई सभ्यता का जो स्वरूप है वो कैसा है, साइंटिफिक है। उनका स्वरूप कैसा है, साइंटिफिक है। इनकी जो है स्वरूप किस प्रकार का, ये वैज्ञानिक सोच वाले लोग रहते हैं यहां पर, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है इनका। ये इनका जो विचार है वो कैसा है, साइंटिफिक है। कैसे, ये जो है, ये जो है एक तो जो है इनकी मापन की जो प्रणाली है, या फिर चलो इनकी गणित की बात अगर करेंगे, इनका जो स्वरूप है वो क्या है, एक वैज्ञानिक सोच है इनमें, वैज्ञानिकता या फिर वैज्ञानिक सोच,
वैज्ञानिक सोच या फिर ये कहा जाए वैज्ञानिकता, या फिर इनको जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंग्लिश में अगर सही करेंगे तो इसको साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, मतलब ये जो बातें करते हैं, ये बातें जिनके जो है इनके जो पूरी अवसंरचनाओं में जो अवशेष मिला है उनसे, उनकी अगर ठीक प्रकार से गौर से उन चीजों को अगर देखे, उनकी नगरों को थोड़ा सा गौर से देखे, ठीक प्रकार से अगर इनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, ठीक प्रकार से इनका ऑब्जर्वेशन किया जाए, इनके बातों का ठीक प्रकार से ऑब्जर्वेशन किया जाए, इनके मितभांडों का ठीक प्रकार से ऑब्जर्वेशन किया जाए, इनके जो है वो ईंटों का ठीक प्रकार से अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए, इनके जो है जो पत्थर, तांबे और कांसे के जो है अलग अलग जो उपकरण औजार जो बने हुए हैं उनको ठीक प्रकार से ऑब्जर्वेशन किया जाए, इनके नगर निर्माण की जो योजना है उनको ठीक प्रकार से अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए, तौल की प्रणाली को अगर ठीक प्रकार से ऑब्जर्वेशन किया जाए, इनके जो है नौ वहन की जो प्रणाली है नेविगेशन की, उनको अगर ठीक प्रकार से अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो प्रतीत होता है कि इनकी सोच में वैज्ञानिकता है। कैसे? इनके जो बाट जो बने हुए हैं, मापन प्रणाली में जो बाट का प्रयोग करते हैं उसमें क्या है, एक रूपता है। कैसे? ये 16 और उसके क्रम में प्रयोग करते हैं, पता होगा ना, 16 और उसके गुणज में प्रयोग करते हैं, 16 और 16 64, इस तरह के क्रम में प्रयोग करते हैं ये। इनके जो ईंटों का जो आकार है, ईंट के आकार 1 2 या 1 2 और 3 के अनुपात में, या फिर एक दूसरा जो ईंट है 1 2 और 4 के अनुपात में है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, इनके साथ साथ जो है ये, इनके साथ साथ जो है ये जो है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो है गणित के बारे में जानते हैं ये। ठीक है, गणित के बारे में जानते हैं, इनकी मापन की प्रणाली है अपनी ये, इनकी मेजरमेंट सिस्टम है ये। ठीक है, धातु कला ये अपने आप में क्या है, विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। धातु को कैसे जो है, जब जब अशुद्ध जो है, जब अयस्क हम जब निकालते हैं वर्तमान में, अभी तो वत्ता भट्टी और बड़े बड़े भट्टी लगाते हैं ये, तो उस समय वैसे भी जो है तांबे को भी अगर शुद्ध करना है, तांबे का परिष्करण करना है ना, तभी तो उनके औजार बनाए जाएंगे। तांबे और टीन को मिलाना, उससे एक नई धातु बनाना, उनको गलाना पड़ेगा ना, तो स्वाभाविक कितनी मात्रा में और कैसे मिलाया जाए कि वहां कांसा ठीक बने, कांसा ठीक बने। तो ये तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीका हुआ ना, वैज्ञानिक विधि है, गलाने का शुद्धिकरण की वैज्ञानिक विधि, इनके साथ साथ जो है ये, ठीक है, मतलब धातु कल सब भी है, तो अंक माला है, और इनके साथ साथ जो है ये बाइनरी सिस्टम, दशमलव प्रणाली भी जानते हैं ये भी क्या है, दशमलव प्रणाली भी ये जानते हैं ये। ठीक है, और इनके साथ साथ अब नगर निर्माण की योजना, तो उसमें क्या है, बिल्कुल आयताकार है। इनके जो भवनों का, जो इनका जो है नगर जो बने हैं, उसमें भवनों का जो विन्यास वो कैसा है, आयात के आकार का है ये कैसा है, आयात के आकार है ये। ठीक है, इनके साथ साथ जो है इनके मृदभांडों में त्रिभुज के स्वरूप में संरचनाएं बनी हुई है। कैसा है, त्रिभुज के स्वरूप में संरचनाएं बनी हुई है। इनके एक जो नाव बने हैं, उसके पहले एग्जांपल लेता हूं, लास्ट बरस में एक जो नाव बनी हुई है, उसके नाव के बीचों बीच में केबिन है। नाव की जो मिले है, एक टेराकोटा मिला है, ठीक है, और वैसी नाव के टेराकोटा के साथ साथ नाव के टेराकोटा मिला हुआ है। उस टेराकोटा में जो है, और एक मितभाण में जो है नाव के चिन्ह उत्कीर्ण है। चिन्ह मतलब हाँ, उसमें चिन्ह उत्कीर्ण है। एक मोहरे में, सॉरी, एक मोहरे में भी जो है नाव के चिन्ह उत्कीर्ण है, और उसमें जो है ऐसे ऐसे दिखाया गया है
कि उस नाव के बीच में जो है एक केबिन है। मैं जो कर समझा रही है, नाव के बीच में केबिन है और उसमें जो है कुछ ऐसे ऊपर से लटकते हुए दिखाया गया है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कपड़े लटकते रहे होंगे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये एग्जैक्टली क्या है, उस नाव को दिशा देने के लिए है। तो स्वाभाविक ये लोथल से जो है, लोथल में उस डॉकयार्ड से निकल करके, लोथल में जो है उस डॉकयार्ड से निकल करके भोगवा नदी और वहां से खंबात की खाड़ी और वहां से फिर जो है अरब सागर, किनारे किनारे से अरब सागर होते हुए कहां पर, उधर लाल सागर, फारस की खाड़ी की तरफ, और उधर फिर आगे कहां पर, बहरीन तक पहुंचना। तो भटक जाएगा ना। ना तो क्या है, कहां गया ये नाव, यहां से पहुंचते पहुंचते इधर गया और कभी यहां गया, इधर कभी आर्कटिक गया और पता नहीं चल पाया क्या हुआ। भटक जाएंगे ना। इसका मतलब ये है कि ये जो है दिशा के बारे में ठीक ठाक मात्रा में जानते हैं, ये दिशा के बारे में ठीक ठाक मात्रा में जानते हैं। मतलब इनके पास में नेविगेशन की एक अच्छी खासी समझ और उनकी जानकारी है। नाव को किस प्रकार से चलाया जाता है, तो स्वाभाविक है वो कम से कम नाव तो बनाना जानते हैं। और शिपिंग, समझ रहे ना, ये नाव बनाना इसका मतलब, और उसमें भी क्या है, बड़ी मात्रा में अनाज को भर करके ले जाना है। ये अपने आप में क्या है, साइंटिफिक कार्य है। इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि इनकी जो स्वरूप है हड़प्पा सभ्यता का, कैसा है, साइंटिफिक है। जो लोग रहते थे उनकी जो सोच है कैसा है, साइंटिफिक है। ठीक है, इनके साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच के अनुरूप ये कार्य करते थे। इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, इनके स्वरूप कितने हो गए, कितना हो गया, 8 स्वरूप हो गया। तो पहला जो है स्वरूप, हड़प्पा सभ्यता के प्रकृति या उनके स्वरूप अगर प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछेंगे तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारा मटेरियल है। ठीक है, अब इसमें कल इसको लिखवा दूंगा मैं थ्रू आउट। ठीक है, इनको थ्रू आउट, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो उल्टे पुल्टे होंगे, उससे बेहतर मैं पूरा एक लंबा चौड़ा लिखवा दूंगा इस पर ये। ठीक है, तो इससे जो है समाज को भी किस प्रकार से देखना है आपको, और राजनीति को भी किस प्रकार से देखना है, और हर एक चीज थोड़ा दायरे में आ जाएगा। ठीक है, तो कल इसको लिख लेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे और मान लो कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति क्या है, समझाइए, लंबा चौड़ा विवरण प्रस्तुत करे, तो ये पूरी बातें विवरण प्रस्तुत कर देना है ये। ठीक, अगर हड़प्पा सभ्यता की स्वरूप को भी समझाइए तो भी जो है हमें ऐसे लंबा चौड़ा की वृहद स्वरूप बता देना है ये। समझ में आया? विशेषताएं अलग है और ये उनका स्वरूप है। वैसे ही थोड़ा सा और आगे जो बताऊंगा इसमें हड़प्पा सभ्यता का महत्व। ठीक, कल उस पर डिस्कस कर लेंगे। और कल इसमें जो है जितनी सारी बातें छोटी छोटी बची हुई है उनको भी खत्म कर, उनको पढ़ करके भी इनको थोड़ा खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर कल तो जो है शुरुआत नहीं होगा वैदिक का, तो कल बचा है तुम्हें थोड़ा सा क्लास लेकर के जो है इनको खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। और कल दही कांदो है, दही लूट। ठीक है, फिर भी क्लास तो कोई समस्या नहीं है ना कल शाम को, नहीं ना? ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर वही है रूटीन टाइम अपना 3:30 बजे, और क्रांति सर मिलेंगे पहले, उसके बाद फिर मैं मिलूं या फिर वर्मा सर मिले, मिलना तो है ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, मैं उठा लूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या है,